हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एलएनबी ओपेनियम का चैप्टर 1 का 1.18 नंबर प्रॉब्लम, सिग्नल सिस्टम का 1.18 नंबर प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं। इसका सलूशन हम देखने जा रहे हैं। तो 1.18 में एक सिस्टम दे रखा है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दे रखा है, जिसमें इनपुट आउटपुट के बीच रिलेशन दे रखा है yn इक्वल टू एक्स के इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट, where n naught is a finite positive integer। finite positive integer ही होगा, n और n naught दोनों पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इंटीजर नहीं होगा तो डिस्क्रीट जो भी सिग्नल होता है वो टाइम के इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, तो n naught तो इंटीजर होना ही चाहिए। तो ये लिख भी रखा है, ऐसा कोई इससे समस्या नहीं है। अभी चेक करना है, ये जो सिस्टम दे रखा है समेशन के फॉर्म में। समेशन ओपन करने में समस्या है तो समेशन ओपन करना भी हम समझा देंगे, अभी थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेक करना है कि ये सिस्टम लीनियर है या नहीं है, और बी पार्ट में चेक करना है कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है। टाइम इनवेरिएंट के लिए चेक करना है, और सी पार्ट में स्टेबल के लिए चेक करना है, स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल के बारे में बता भी रखा है कि एक सिस्टम स्टेबल तब होगा जब अगर xn फाइनाइट इंटीजर b से बॉन्डेड है, xn लेस देन b है, b से बॉन्डेड है, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, बॉन्डेड बाय फाइनाइट इंटीजर c होना चाहिए। आउटपुट क्या होना चाहिए, अगर x इनपुट फाइनाइट इंटीजर से बॉन्डेड है तो आउटपुट भी कुछ फाइनाइट इंटीजर से ही बॉन्डेड होना चाहिए। और अगर c का एक्सप्रेशन b और n नॉट के टर्म में आ जाता है, फाइनाइट कांस्टेंट इंटीजर के टर्म में आ जाता है, b और n नॉट के टर्म में आ जाता है, तो ये स्टेबल होगा। अगर b और n नॉट के टर्म में नहीं आकर n के टर्म में आ जाता है, वेरिएबल आ जाता है, तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो एक्सप्रेस करने का है c इन टर्म्स ऑफ b एंड n नॉट, इसका मतलब वो स्टेबल ही हो इसमें। ठीक है, चेक करते हैं, देखते हैं कि 1.18 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ए पार्ट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं मैथ्स गुरु चैनल, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं हूं राजीव पटेल। ठीक है, तो ए पार्ट सिस्टम, लीनियर सिस्टम किसको बोलते हैं बता रखा है हमने। लीनियर सिस्टम का मतलब इफ x1 n इनपुट दे रहे हैं तो y1 में n आउटपुट आ रहा है, x2 n इनपुट दे रहे हैं तो y2 n आउटपुट आ रहा है। देन थर्ड इनपुट हम दें, थर्ड इनपुट इक्वल टू ax1n प्लस bx2n दे, तो इससे जो आउटपुट आ रहा है y3n इक्वल टू क्या आना चाहिए, a/1n प्लस b/2n। अगर a/1n प्लस b/2n के बराबर आ रहा है तो लीनियर है, अदरवाइज लीनियर नहीं। तो इस पार्टिकुलर सिस्टम में देखते हैं, ए पार्ट हम करने जा रहे हैं। y1n इक्वल टू होगा समेशन ऑफ k इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट x1 के। y2n निकालेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ k इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट x2 के। ये प्रोसेस चलेगा लीनियर चेक करने के लिए। लेट कर लेंगे, थर्ड इनपुट x3n इक्वल टू ax1n प्लस bx2n। तो थर्ड आउटपुट हम निकालेंगे, थर्ड आउटपुट किसके टर्म में निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ y1n एंड y2n। अगर a/1n प्लस b/2n के बराबर आ जाता है तो लीनियर होगा, अदरवाइज लीनियर नहीं होगा। तो y3n अगर हम फाइंड करेंगे तो y3n की वैल्यू होगी k इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट x3k, और x3k की वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं। ठीक है, x3k की वैल्यू, x3n की वैल्यू है ना, तो n को k से रिप्लेस कर दें तो x3k की वैल्यू आ जाएगी। तो x3k की वैल्यू होगी ax1k प्लस bx2k। समेशन में ना fx प्लस gx का समेशन है, तो fx को अलग और gx को अलग भी कर सकते हैं चाहे तो इसमें k इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट ax1k, और ये चूंकि कांस्टेंट है तो ये समेशन के बाहर भी कर सकते हैं, इसमें n का टर्म तो है नहीं, प्लस ऐसे ही b से बाहर कर सकते हैं k इक्वल टू
n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट x2 के, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए x1 x2 के टर्म में आ गया ना। अब x1 x2 की वैल्यू y1n और y2n के टर्म में दे रखा है। ओवरऑल हमें फाइनली y1n और y2n के टर्म में लाना है। तो k इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट, n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट x1 के इसकी वैल्यू y1n दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं a y1n। वैसे ही k इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट x2k की वैल्यू y2n दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू y2n पुट कर दें। तो देखें तो रिजल्ट जो y3n थर्ड आउटपुट है वो a y1n प्लस b by2n आ चुका है। a y1n प्लस b by2n के इक्वल आया है, हेंस इट इज लीनियर सिस्टम। ये क्या है? लीनियर सिस्टम है। ये सिस्टम आपका लीनियर सिस्टम है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट पार्ट हमने चेक करके बता दिया है कि ये सिस्टम आपका लीनियर सिस्टम है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन रोक के नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट में हमें टाइम इनवेरिएंट चेक करना है। क्या चेक करना है? टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ सिस्टम वेरी कर रहा है या नहीं वेरी कर रहा है। तो उसके लिए हम इनपुट में टाइम वेरी करा के देखेंगे। मतलब अगर x1n इनपुट देने पे y1n आउटपुट आ रहा है, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें x1n इनपुट दे रहे हैं तो y2n आउटपुट आ रहा है, देन सेकेंड इनपुट हम x2n इक्वल टू x1n पुराने वाले इनपुट में ही टाइम शिफ्टिंग करके देना। टाइम में थोड़ी शिफ्टिंग करके सेकेंड इनपुट दें तो आउटपुट के मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नो इफेक्ट इन मैग्नीट्यूड, ओनली टाइम शिफ्टिंग होके आया है ना। एन नॉट टाइम से इनपुट शिफ्ट करें तो आउटपुट भी एन नॉट टाइम से शिफ्ट होके आएगा ना। मैग्नीट्यूड में कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े, बस जितने टाइम से हमने इनपुट शिफ्ट किया है, डिले किया है, तो उतने टाइम से आउटपुट डिले होके आए। जितना पहले हमने इनपुट कर दिया है उतना ही पहले आउटपुट आ जाए, सेम आउटपुट आया ना। तो इसको भी उसी तरीके से चेक करेंगे। x1n के लिए y1n निकालेंगे, लेट करेंगे x2n इक्वल टू x1n माइनस एन नॉट, और y2n की वैल्यू y1n के टर्म में निकालने का प्रयास करेंगे। अगर y1n माइनस एन नॉट के इक्वल आ जाता है, y1n माइनस एन नॉट के इक्वल आ जाता है, तो ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, अदरवाइज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं होता। टाइम इनवेरिएंट से कंफ्यूज मत होइए। टाइम इनवेरिएंट का मतलब टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करने वाला सिस्टम। यहां हम टाइम वेरिएंट नहीं, टाइम इनवेरिएंट को पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम इनवेरिएंट का आउटपुट आप आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम के साथ वेरी करने वाले सिस्टम का आउटपुट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट आउटपुट उसका नहीं फाइंड कर सकते। तो बी पार्ट हम देखने जा रहे हैं। लेट का यहां से अगर हम y1n निकालें, फाइंड करें, तो y1n इक्वल टू हो जाएगा k इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट x1 के। लेट कर लें x2n इक्वल टू x1n माइनस एन नॉट, देन y2n हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ k इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट x2k। यहां से x2k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x2n दिया हुआ है ना, तो n को k से रिप्लेस कर दें। k इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट, x2k की वैल्यू x1k माइनस एन नॉट हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे ये y1n माइनस एन नॉट के इक्वल है या नहीं। तो यहां से y1n जहां से दिया हुआ है वहां से, अच्छा n माइनस एन नॉट तो प्रॉब्लम में भी है ना, तो इसमें शिफ्टिंग जो है n माइनस एन नॉट से नहीं n माइनस n1 से करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी n माइनस n1 होगा, ये दोनों मैच कर जाएगा ना, तो बेटर है। ये तो रैंडम हमने n नॉट दिया है ना, n नॉट के जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो n नॉट प्रॉब्लम में भी दे रखा है, तो हम इसमें शिफ्टिंग किससे करके चेक करेंगे? n1 से चेक करके देखेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम वाले से मैच ना करे। डिफरेंट भी तो हो सकता है ना, सेम भी हो सकता है। n1 इक्वल टू n नॉट भी हो सकता है, n1 नॉट इक्वल टू n नॉट भी हो सकता है। तो जनरल केस में हम n1 डिफरेंट है ना, जो प्रॉब्लम में दे रखा है उससे डिफरेंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां से
हम y1 n माइनस n1 है ना, अब n माइनस n1 निकालेंगे, n माइनस n1 के इक्वल आ जाएगा तो टाइम इनवेरिएंट होगा। तो n जहां जहां भी n है वहां पे n माइनस n1 पुट करिए, n माइनस n1 माइनस n0, n माइनस n1 प्लस n0। लिमिट में भी n था ना, तो लिमिट में भी n माइनस n1 पुट होगा x1 के। अब इन दोनों को मैच करिए, दोनों सेम है या नहीं है। ए वाला और ए वाला देखिए सेम है क्या भाई, अलग है, ये भी अलग है और लिमिट भी अलग है। सावधान, धोखा हो सकता है आपके साथ, किसी भी इंटीग्रेशन हो या समेशन, जब भी कंपेयर करना है, सेम है या नहीं है, कंपेयर करना है, तो या तो फंक्शन सेम होना चाहिए या लिमिट सेम होना चाहिए। फंक्शन या लिमिट दोनों में से किसी एक को पहले आपको सेम करना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे फंक्शन भी डिफरेंट है, लिमिट भी डिफरेंट है, कंपेयर नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते हैं कि दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्म करके इसके फंक्शन या लिमिट किसी एक को सेम करेंगे, फिर दूसरा है ना, फंक्शन को सेम कर दिया तो हम लिमिट को मैच कराएंगे सेम है या नहीं। आगे समझे। तो इसके फंक्शन में x1 k है, इसके फंक्शन में x1 k माइनस n1 है, तो इसको पहले हम x1 k बनाते हैं। कैसे बनेगा k, इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा यहाँ पे k माइनस n1 इक्वल टू p लेट करना पड़ेगा। k माइनस n1 को हमें क्या लेट करना पड़ेगा, p लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से k इक्वल टू n1 प्लस p हो जाएगा, लिमिट कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा, ऊपर मैं k की लिमिट लिख रहा हूं और नीचे कॉरस्पॉन्डिंग p की लिमिट लिखनी पड़ेगी। k की लोअर लिमिट हमारा n माइनस n नॉट है और k की अपर लिमिट n प्लस n नॉट। तो बताइए k की वैल्यू अगर n माइनस n नॉट पुट करेंगे तो क्या होगा, n माइनस n नॉट माइनस n1 होगा p की लिमिट, और k की जगह पर अगर n प्लस n नॉट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे n प्लस n नॉट, तो n प्लस n नॉट माइनस n1, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस n नॉट माइनस n1। तो k की लोअर लिमिट अब p की लोअर लिमिट बन जाए, मतलब नया लिमिट बन जाएगा p का। तो ये वैल्यू आ गई समेशन ऑफ x1 p आ गया, और p की लिमिट है, क्या लिमिट है लोअर लिमिट भाई, n माइनस n नॉट माइनस n1, अपर लिमिट क्या है n प्लस n नॉट माइनस n1। और लिमिट हो या इंटीग्रेशन हो, उसके वेरिएबल डबल वेरिएबल होते हैं, उसका हमें लिमिट ही पुट करना होता है। तो उसको p लिखे, k लिखे, w लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। p को हम k से भी रिप्लेस कर सकते हैं, w से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, k प्लस 2 या k प्लस 3 या 2k से रिप्लेस करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम p को डायरेक्ट k लिखें तो कोई लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं होगा। k इक्वल टू n माइनस n नॉट माइनस n1, n प्लस n नॉट माइनस n1। अब मैच करवाएंगे, यहाँ भी x1 k था और यहाँ भी x1 k आ गया ना, दोनों जगह x1 k आ गया, फंक्शन दोनों का सेम हमने कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो लिमिट मैच कराइए, इसका लिमिट लोअर लिमिट n माइनस n नॉट माइनस n1 है, यहाँ भी n माइनस n1 माइनस n नॉट, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, n माइनस n नॉट माइनस n1। अपर लिमिट इसकी n माइनस n1 प्लस n नॉट है, यहाँ भी n माइनस n1 प्लस n नॉट है, n नॉट प्लस में है, n1 माइनस में। तो सेम आ गया। अभी धोखा हो रहा था ना आपके साथ, आपने अगर है ना ट्रांसफॉर्म नहीं किया होता तो यहाँ पहले ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अरे बच्चे कहाँ बोलूं भाई, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहीं पे मैच करा के देखेंगे कि मैच नहीं कर रहा है और टाइम इनवेरिएंट नहीं है ना, ऐसा बोल के चले आएंगे। लेकिन ये आपके सामने रिजल्ट आपके सामने है, इट इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, इट इज टाइम इनवेरिएंट। ये y1 n माइनस n1 के इक्वल है, इट इज टाइम इनवेरिएंट। एक ऐसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। इसका आंसर आया लीनियर सिस्टम, यस। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यस। पहले का ए का भी यस, बी का भी यस आंसर आया ना। टाइम इनवेरिएंट भी है ये सिस्टम और लीनियर सिस्टम भी है। अब स्टेबिलिटी के लिए चेक करें भाई, स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होता है भाई, याद करिए। स्टेबिलिटी
भूल गए? अरे वीडियो तो हमने 1.29 1.30 सब बना रखे हैं, स्टेबिलिटी वाले भी बना रखे हैं वीडियो। 1.27 1.28 में भी स्टेबिलिटी चेक करना था। बहुत अच्छा हमने गाना कराया था जो बेबो बेबो ओ बेबो बेबो, ये गाना तो याद ही होगा आपको, है ना? बेबो बेबो, बेबो बेबो मतलब बीबो बीबो, बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट। स्टेबल कब होता है? जब इनपुट बॉन्डेड देते हैं तो आउटपुट बॉन्डेड आता है। बीबो, बेबो नहीं बीबो, है ना? बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट, ठीक है? बीबो ना, बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट आना चाहिए। ये ओपेनियम बड़ा मजेदार बुक है भाई, है ना? ये प्रॉब्लम आपसे नहीं बनवाता, आपको थ्योरी बता रहा होता है। इस प्रॉब्लम में ओपेनियम बता रहा है कि स्टेबल सिस्टम कब होगा? जब इनपुट बॉन्डेड होगा फाइनाइट इंटीजर से, तो आउटपुट भी फाइनाइट इंटीजर से बॉन्डेड आना चाहिए। ऐसे सिस्टम को स्टेबल सिस्टम बोलेंगे ना। देन गिवन सिस्टम इज स्टेबल। एक डेफिनेशन लिख रखा है स्टेबिलिटी का कि इफ एक्सन इज बॉन्डेड बाय फाइनाइट इंटीजर then output by n is bounded by finite integer, we conclude that given system is stable। तो स्टेबिलिटी का डेफिनेशन लिख रखा है, आपको समझा रखा है कि स्टेबिलिटी क्या होती है और स्टेबल सिस्टम कब होता है। कब होता है? जब इनपुट फाइनाइट नंबर से हम इंटीजर से बॉन्डेड लेके चलते हैं, आउटपुट भी फाइनाइट इंटीजर से बॉन्डेड हो जाता है, आ जाता है तो स्टेबल होता है। अगर नहीं आ पाता है तो स्टेबल नहीं होता। ये बेसिक का तरीका है। अभी हम चैप्टर 1 का बेसिक कर रहे हैं, बेसिक का तरीका है। आगे एडवांस तरीके भी पढ़ेंगे बहुत सारे, जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें और भी अच्छे अच्छे तरीके आएंगे जो उसमें आसानी से स्टेबिलिटी हम चेक कर पाएंगे। लेकिन चैप्टर 1 में तो हमें बेसिक के तरीके से ही स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो लेट करके चलते हैं। लेट मॉड एक्सन लेस देन बी, ऐसा लिख करके चलना है। अब आउटपुट को लेके आ रहा है, आउटपुट को स्टेटर में लेके आ रहा है, ठीक है? कैसे लेके आएंगे? मॉड एक्शन लेस देन बी है तो सारे, है ना, लेस देन बी होगा। मॉड ऑफ x1 बी लेस देन बी होगा, मॉड ऑफ x2 बी लेस देन बी होगा, ठीक है? इनकी वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, कांस्टेंट है तो लेस देन बी ही आएगा। तो बाइनम को देखिए, yn इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू n माइनस एन नॉट टू n प्लस एन नॉट एक्स के है। अब उस समेशन को ओपन करेंगे, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू भी है, ऊपर वाली वैल्यू है। अब n भी हमें पता नहीं है, तो ये वाली जो वैल्यू है कहां से कहां तक होगा? लोअर लिमिट से हम अपर लिमिट तक पुट करेंगे। मतलब लोअर लिमिट क्या है? n माइनस एन नॉट। अगली वैल्यू इसकी क्या आएगी? n माइनस एन नॉट प्लस 1। अगली वैल्यू क्या आएगी? x n माइनस एन नॉट प्लस 2। इस तरह से, है ना, लोअर लिमिट से शुरू करेंगे, एक एक बढ़ा बढ़ा के आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे लास्ट वैल्यू जो आएगी अपर लिमिट वाली आएगी, ठीक है? अब मॉड ऑफ बाइगेन करेंगे तो मॉड ऑफ बाइगेन होगा ना। और दो का मॉड है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू होता है मॉड z1 लेस देन होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 के। इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ xn माइनस एन नॉट प्लस मॉड ऑफ xn माइनस एन नॉट प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ xn माइनस एन नॉट प्लस 2 प्लस डैश मॉड ऑफ xn माइनस एन नॉट। सभी का मॉड अलग अलग होगा। और अभी देख चुके हैं x1 का मॉड भी b से छोटा है, x2 का भी मॉड b से छोटा है, मतलब इसका मॉड भी b से छोटा होगा, इसका मॉड भी b से छोटा होगा। ये सब का मॉड क्या होगा? b से छोटा होगा, मतलब b प्लस b प्लस b। अब कितनी बार b आएगा भाई? ये देख ले हम, n माइनस एन नॉट से शुरू होके n प्लस एन नॉट, n माइनस एन नॉट लिखे, n प्लस एन नॉट तक जा रहा है।
तो इसमें कितनी सारी वैल्यू आएगी भाई? नंबर ऑफ वैल्यूज अगर पता करनी हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 होता है, मतलब n प्लस एन नॉट माइनस एन नॉट प्लस 1। समेशन में नंबर ऑफ टर्म पता करना हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 होता है। तो ये हो गया n प्लस एन नॉट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म के लिए। किसके लिए फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ टर्म के लिए। माइनस n प्लस एन नॉट प्लस 1, n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n नॉट प्लस 1। कितनी बार ये b आएगा? 2n नॉट प्लस 1 टाइम्स आएगा। तो b अगर 3 बार होगा तो 3b, 4 बार होगा तो 4b, 2n नॉट प्लस 1 बार होगा तो 2n नॉट प्लस 1b, है ना। ठीक है, मतलब तो आ गया कि मॉड बाई n लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं लगाए, वहां लेस देन लिखा है, यहां भी लेस देन लिख लीजिए, 2n नॉट प्लस 1 इंटू बी के। और दे रखा है सो, है ना, ए बी एक कांस्टेंट है तो इसको सी कंसीडर कर सकते हैं। इसे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? सी कंसीडर कर सकते हैं। सी बोला है कंसीडर करने के लिए। ए भी फाइनाइट वैल्यू आ गई है ना। सी की वैल्यू क्या आई? फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि बी फाइनाइट है, पॉजिटिव इंटीजर है, एन नॉट फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर है, तो सी भी फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर आया है। तो सी को एक्सप्रेस करने का है बी एंड एन नॉट, तो सी इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया? 2n नॉट प्लस 1 इंटू बी। इस प्रॉब्लम में तो सी को बी के टर्म में और एन नॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना था। नीचे शायद नहीं दिख रहा है आपको, मैं ऊपर लिख रहा हूं। सी की जो वैल्यू आई वो क्या आई? 2n नॉट प्लस 1 इंटू बी। ठीक है, देख लिए सी बी के टर्म में आ गए। इस प्रॉब्लम का तो यही जवाब हुआ ना, स्टेबल तो दे ही रखा था, सो करना था। तो ये देखा ना आपने, कितना मजेदार प्रॉब्लम था ना। इससे स्टेबिलिटी के बारे में भी पता चल गया कि कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 1.27 1.28 प्रॉब्लम ही बनाना है, ठीक है, सारे प्रॉब्लम बनाना है, कम से कम बेसिक्स और थोड़ा एडवांस वाले तो बनाने ही बनाने हैं। जितने प्रॉब्लम बनाएंगे उसमें थ्योरी क्रिटिकल कंसेप्ट स्टेबिलिटी का बारे में आप पढ़ लेते हैं। विबो होता है, बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड क्यों होता है, इसलिए होता है, ये सारी चीजें जब हम प्रॉब्लम को बनाएंगे तो एक कंसेप्ट क्लियर होगा। एडवांस प्रॉब्लम करिएगा तो और ज्यादा डीप कंसेप्ट क्लियर होगा, डिटेल में कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा। अगर गेट की तैयारी करनी है, गेट का प्रिपरेशन करना है तो कुछ नहीं करिए, है ना, सिग्नल सिस्टम का प्रिपरेशन करना है तो ओपेनियम का एक एक प्रॉब्लम, ओपेनियम का एडवांस प्रॉब्लम भी एक एक करके आप सारे बनाते चले जाइए। देखिए गेट में का कोई भी एक भी प्रॉब्लम आपको पेपर में नहीं छूटने वाला है। और प्रैक्टिस और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सोल्व करने का ट्रिक, उसके लिए तो आगे हम वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे आगे सीरीज चलेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए।